Hi and welcome to the discrete structure or discrete maths. Solving linear recurrence relation सेक्शन 8.2 चैप्टर 8 से इस सेशन पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि चैप्टर 8 जब हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेशन पे हमने बेसिक ऑफ द रिकरेंस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स, डिग्री एंड ऑर्डर के फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड किया, जो कि बड़ा इनिशिएटिव है चैप्टर 8 के अहेड आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। तो इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 8.2 सॉल्विंग लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, जिस तरह से हमने फर्स्ट सेशन ऑफ द चैप्टर 8 में देखा था कि रिकरेंस रिलेशन का मतलब ये है कि इस तरह के सीक्वेंसेस ऑफ द वैल्यूज़ हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म हमारा मौजूद होगा, जबकि लास्ट में जो एफ ऑफ एन था वो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर उसकी वैल्यूज़ ज़ीरो आएगी फॉर्मेट ऑफ दी वैल्यूज़ के तो इसका मतलब ये है कि वो होमोजीनियस सीक्वेंस होगा, और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी तो हम उसे नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कह रहे थे। So that's the definition is from the book. A linear homogeneous recurrence relation of a degree k, okay, with constant coefficient is a recurrence relation of the form this. तो डिग्री k का मतलब ये है कि kth वैल्यूज ऑफ द डिग्री को फॉर्मेट करेगा। डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन अभी कुछ एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम रिकॉल भी कर लेंगे। तो लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का जो फॉर्मूला है या फॉर्मेट है वो ये है कि a ऑफ n इज इक्वल टू c a n minus 1 plus c2 n minus 2 c3 a n minus 3 and so on till ck a n minus k। तो इस वक्त ये जो फॉर्मेट है वो रिकरेंस रिलेशन का है जो कि होमोजीनियस है, where c1 c2 ck are the real numbers of the coefficient and c of k, this one c of k is not equal to 0, क्योंकि अगर ये वैल्यूज जीरो हो जाएगी तो यकीनी तौर पे जो फॉर्मेट चल रहा होगा वो आपके कंप्लीट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल वैल्यूज को जीरो कर देगा। So there's a few points. It is a linear because the right hand side is a sum of the previous term of this sequence each multiplied by a function of f of n. Linear इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तो जो सम है राइट हैंड साइड का, ठीक है, इसकी बात हो रही है राइट हैंड साइड कंप्लीट, दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टर्म, ठीक है, और जो कि मल्टीप्लाइड सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज है फंक्शन ऑफ एफ एन का, और एफ ऑफ एन से मुराद यहाँ पे ये फंक्शंस हैं जो प्रीवियस टर्म्स के होते हैं, जिस तरह रिकरेंस में हम प्रीवियस सेशन से देखते हुए आ रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, it is a homogeneous because no term occurred that are the multiple of AJS. Each coefficient is a constant. Homogeneous sequence है क्योंकि कोई ऐसा term नहीं है जो multiplied ना हो previous वाले term का, और इसमें जो coefficient value है C1 C2 वो constant होगी। The third point, the degree is a K because n A of n is expressed in term of the previous K term of the sequence, हम इसे A of n कहेंगे, ठीक है, और एक्सप्रेस कर रहा है वो प्रीवियस वाले टर्म को। तो यही वजह कि जब हमें कोई भी रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम सबसे पहले उसकी डिग्री देखते हैं और डिग्री के बिहाफ पर सजेस्ट करते हैं कि अगर ये लीनियर है, लीनियर होमोजीनियस सीक्वेंस है तो वो किस डिग्री ऑर्डर का है, और अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है तो वो किस डिग्री का है, और उसी बिहाफ पर हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गिवन क्वेश्चंस इस वक्त लीनियर है, होमोजीनियस या फिर नहीं। द फर्स्ट वन p ऑफ n इज इक्वल टू 1.11 p n minus 1, तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद हमारे सीक्वेंस है। तो लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री 1, और डिग्री 1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो डाउन वैल्यूज़ होती है हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वैल्यू जाएगी n minus 1, तो इसे मैं लिखूंगा n minus n plus 1, n से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डिग्री वैल्यूज बच जाएगी 1। तो यही वजह है कि हमने इसे कहा है कि डिग्री 1 होमोजीनियस है। नेक्स्ट को देखें फिबोनाची, तो ये n minus 2 और n है, कैंसिल करेंगे तो वैल्यूज 2 बचेगी, तो ये डिग्री 2 है। लीनियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यूज यहाँ पर 1 ही मौजूद है, जो कि ना लिखी जाए तो अंडरस्टूड है कि 1 है। द नेक्स्ट वन, a ऑफ n इज इक्वल टू n minus 1 प्लस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज स्क्वायर आ गई इसका मतलब है ये लीनियर नहीं है, तो नॉट लीनियर है। इसके बाद हमारे पास टावर ऑफ एनॉय है 2h n minus 1 plus 1, जो प्रीवियस सेशन में हम देख भी चुके हैं, तो दैट इज नॉट अ होमोजीनियस बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज। एंड द लास्ट वन, b ऑफ n इज इक्वल टू n b n minus 1, क्योंकि यहाँ पर जो है वो n कोफिशिएंट यहाँ पर गए, हालांकि वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कोफिशिएंट आर नॉट कांस्टेंट बिकॉज वी कैन से दैट इज अ नॉट लीनियर रिकरेंस रिलेशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिसमें हम लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस को अंडरस्टैंड कर रहे थे।
मजीद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं. डिटरमाइन ईच ऑफ दीज आर द लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, आल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ दोज. तो क्वेश्चंस मौजूद है, हमें डिग्री फाइंड करनी है और बताना भी है कि ये लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है या नहीं. तो क्वेश्चन है 3an-1 प्लस 4n-2 5 प्लस 5an-3. तो अगर आप वैल्यूज़ देखो तो n-1 और n-3 बड़ी और छोटी वैल्यूज है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 डिग्री आएगी, और जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट वैल्यू का है. तो बिहाफ ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि ये लीनियर रिकरेंस है. ठीक है, सेकंड पे हमें देखते ही बात समझ में आ जा रही है कि यहाँ पर n टर्म मौजूद है. ठीक है, तो 2n जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो लिहाजा मैं कहूँगा कि ये रिकरेंस रिलेशन नहीं है. तो हमने यहाँ पर बता दिया. नेक्स्ट डिग्री 4 है. ठीक है, डिग्री 4 होने के साथ ये यस भी है, क्योंकि अंडरस्टैंड है कि यहाँ पर 1 और 1 मौजूद है. n-4 और n को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा. नेक्स्ट, दिस इज़ अ नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ जो है वो कांस्टेंट टर्म है लेकिन इसके साथ कोई सीक्वेंस मौजूद नहीं है. ठीक है, तो यही वजह है कि हमने नो का, बिकॉज ऑफ दी 2. नेक्स्ट, स्क्वायर के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि ये स्क्वायर टर्म है, तो ये लीनियर नहीं होगा. एफ जो है वो n-2 है, यहाँ पर 1 मौजूद है, तो अंडरस्टूड ये यस होगा, और डिग्री 2 है इसकी n-2 के रिस्पेक्ट से. थर्ड, नॉन होमोजीनियस है, बिकॉज यहाँ पर n मौजूद है, जो कि विदाउट कोफिशिएंट अगर 1 भी ले लें तो हम nth को कंसिडर नहीं करते हैं, nth वैल्यू को, तो यही वजह है कि हम इसे नॉन होमोजीनियस कहेंगे. तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी रिकॉल करने के लिए, ताकि हम लीनियर होमोजीनियस और नॉट लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को समझ सकें. सॉल्विंग लीनियर रिकरेंस होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ की पॉइंट्स हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है कि बिहाफ ऑफ दिस कीज पॉइंट हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें. द फर्स्ट थिंग, द बेसिक अप्रोच इज टू लुक फॉर द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म इज a ऑफ n इक्वल टू r ऑफ n. यानी जब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे तो a ऑफ n को r ऑफ n के बिहाफ पर हम लेकर कांस्टेंट वैल्यू को रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, वेयर r इज अ कांस्टेंट. द नेक्स्ट पॉइंट, नोट दैट a ऑफ n इज इक्वल टू r ऑफ n, और a ऑफ n इज इक्वल टू r ऑफ n एक्चुअली इज अ सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, और ये वही रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन होगा जो हम फर्स्ट स्लाइड्स की डेफिनेशन पे देख चुके हैं कि a ऑफ n इक्वल टू c1 an-1 एंड सो ऑन. इफ एंड ओनली इफ दिस विल सेटिस्फाई, अगर ये इक्वेशन फॉर्मेट मौजूद है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे इसी चीज़ को रिकॉल किया गया है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. कैसे? हमने n को k से रिप्लेस कर दिया और जो वैल्यूज राइट हैंड साइड पे थी उसे हम लेफ्ट साइड पे लेके चले गए. तो लेफ्ट पे जाने की वजह से जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए. तो जब मैं अलजेब्रिक फॉर्म पर इसे सॉल्व करूंगा तो इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपने उस रिकरेंस रिलेशन को मैनिपुलेट कर रहा हूँ. इधर जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो मैनिपुलेशंस देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल फॉर्मेट पे है, तो बेस्ड ऑन द थ्योरम टाइप्स हम उसे इसी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके जाकर उसके कोफिशिएंट की वैल्यूज को लिखा जाएगा और उसे सॉल्व किया जाएगा. जैसे आप देखें C1 C2 ये तमाम वैल्यूज है इसकी कोफिशिएंट की. द नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस a ऑफ n विच मीन रिकरेंस रिलेशन द सीक्वेंस an विथ an इक्वल टू r of n is a solution if and only if r is a solution of the characteristics equation. The solution of the characteristics equation are called the characteristics root of the recurrence relation. The roots are used to give an explicit formula for all the solution of the recurrence relation. Characteristic root का मतलब ये है कि जब a equal to r of n के फॉर्मेट पर आप अपने प्रॉब्लम को लाएंगे तो वो रूट्स की वैल्यूज देगा. जैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो ईदर एंड और में रूट्स की 2 वैल्यूज बनेंगी. इन 2 वैल्यूज के जरिए से हम एक्सप्लिसिट फार्मूला या फिर क्लोज फॉर्म की तरफ जाएंगे अपनी रिकरेंस इक्वेशंस की या रिकरेंस रिलेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिया जाएगा उसके. ठीक है, तो ये तो कुछ की पॉइंट्स हो गए. अब हम थ्योरम 1 को देखते हैं और फिर उसके एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन पे जब हमारे पास लीनियर होमोजीनियस सिस्टम होता है तो थ्योरम 1 उसके लिए सजेस्ट करता है कि लेट C1 एंड C2 बी अ रियल नंबर. वी कैन से दैट्स अ कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट. सपोज दैट r स्क्वायर इक्वल टू minus C1r minus C2 is equal to 0. That is a form of the quadratic equation. Has 2 distinct root R1 and R2. That's सी बात है, जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 distinct root मिलेंगे हमें R1 और R2 के. Then the sequence of an is a solution of the recurrence relation a of n equal to C1 n minus 1 plus C2 n minus 2. If and only if a of n is equal to alpha R1 to power n and plus alpha 2 R2 n, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on and alpha n alpha 2 are the constant. यानी अगर हमारे पास इस तरह के एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट रिकरेंस रिलेशन बना रहा हो तो हम इसके ज़रिए से 2 डिस्टेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं R1 एंड R2 की,
और जब हम सीक्वेंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो सीक्वेंस इस फॉर्मेट पे रिकरेंस रिलेशन बनाएगा a ऑफ n c1 n-1 प्लस c2 n-2। ये बिल्कुल यही फॉर्मेट है जो बिल्कुल हमने प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड पे देखा, देखें ये यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के जरिए से हमने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हम देख रहे हैं इफ एंड ओनली इफ विथ बाय कंडीशनल a ऑफ n इक्वल टू अल्फा 1 r1 n प्लस अल्फा 2 rn2 वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और अल्फा और जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो कांस्टेंट वैल्यूज होंगे। तो अब हमें एक रिकरेंस रिलेशन के प्रॉब्लम की ज़रूरत है जिसे हम देखें, पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें और उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्मेट पे लेकर आएंगे। उसके बाद उसके डिस्टेंट रूट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद हम उसके एक्सप्लिसिट फार्मूला या फिर क्लोज फॉर्म की तरफ मूव हो जाएंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद हमें सेकंड ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन ये रिकरेंस रिलेशन होमोजीनियस ही का है। तो हमें एक रिकरेंस रिलेशन दिया गया, ठीक है, a ऑफ n इक्वल टू an-2 प्लस 2an2। हम इसे किस तरह से कह रहे हैं कि होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट वैल्यूज मौजूद है और कोई इस तरह की वैल्यूज स्क्वायर के साथ या n के साथ मौजूद नहीं है जो इसको नॉन होमोजीनियस बनाएगी। ऑर्डर डिग्री देखने के लिए हम क्या करेंगे, n-2 करेंगे, तो ये हो जाएगा n-n प्लस 2, n से n कैंसिल हो जाएगा और हमें डिग्री मिल जाएगी 2। तो इसकी डिग्री 2 आ गई। इनिशियल वैल्यूज हमें 2 और 7 दी गई है 1 की, तो वैल्यूज गिवन है, डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर है रिकरेंट रिलेशन का। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप इस सिस्टम ऑफ रिकरेंस रिलेशन को देखें तो उसकी कोफिशिएंट वैल्यूज 1 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। अगर मैं ये इस पार्ट को an-1 प्लस 2an-2 जो कि राइट हैंड साइड पे लेफ्ट पे ले जाऊँ तो क्या ये हो जाएगा 1an माइनस 1an माइनस 2 माइनस 2an2, ठीक है। तो क्या मैं उस फॉर्मेट को इस तरह से लिख सकता हूँ, उसके कोफिशिएंट वैल्यूज मैंने लिया 1 r² माइनस 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्यों मैंने फॉलो किया, क्योंकि अभी हमने इसे थ्योरम 1 पे फॉलो होता हुआ देखा, तो थ्योरम 1 के मुताबिक हमने इसे कन्वर्ट किया। जब कन्वर्ट किया तो फैक्टर बनाकर इधर और पे 2 वैल्यूज मिल गई मुझे, r1 की और r2 की 2 वैल्यूज मिल गई। अब जी 2 वैल्यूज मिल गई तो थ्योरम 1 ने ये कहा था कि जब हमें ये फॉर्मेट मिल जाए तो हम इन फॉर्मूले को c1a-n प्लस c2an-2 को इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे इफ एंड ओनली इफ पे। तो इसके मुताबिक अब मैंने क्या किया, अल्फा 1 2 टू पावर n प्लस अल्फा 2 a2 माइनस 1 टू n, यानी अल्फा 1 तो हमारे थ्योरम का रहा, जो वैल्यूज यहाँ पर आई r1 की उसकी पावर मैंने n किया, ठीक है, और फिर जो r2 की वैल्यू आई उसकी पावर हमने n कर दी। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन में, ठीक है, मैं इसे स्टार बना रहा हूँ, इस स्टैटिक इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है इनिशियल a0 की वैल्यू 2, ठीक है। a0 की वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे तो इस बिहाफ पर हमें वैल्यूज़ मिल रही है 2, ठीक है। कैसे, तो इसके लिए जो हमें a ऑफ n की जगह a0 की वैल्यू दी गई है वो 2 दी गई है, तो मैं इसकी जगह पर 2 लिख सकता हूँ, जबकि n की वैल्यूज़ a0 पे 0 लिखाएगी। तो जब n के ऊपर 0 होगा तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 तो 1 के बराबर हो जाता है, माइनस 1 के ऊपर भी 0 होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा ओनली अल्फा, यहाँ बच जाएगा ओनली अल्फा 2। तो ये रहा अल्फा 1, ये रहा अल्फा 2, जबकि a0 की वैल्यू 2 लिख दी। तो ये आ गया एक सिस्टम ऑफ द इक्वेशन जिसे मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर यही काम सेकंड के लिए गया, सेकंड पे a1 की वैल्यू है 7, तो मैं a ऑफ n की जगह 7 लिखूंगा और 2 ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 के लिए सॉल्व हो रहा है। तो किस 2 पे 1 होगा तो 2, माइनस 1 पे 1 होगा तो भी माइनस 1। तो ये आ गया अल्फा 1 2 और ये आ गया अल्फा 2 माइनस 1, और जबकि a1 की वैल्यू 7 थी तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह से हम बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म पे करते हैं। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा 1 की 3 और अल्फा 2 की वैल्यू आ गई -1। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे या इनिशियल कंडीशन पे, तो हमारे पास फाइनल जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा 3.2n, ठीक है, 3.2n माइनस -1 to n. That will be the journal format or the journal closed form of this recurrence relation. So that is a important initial working of the theorem 1 when we have this kind of the questions जिसमें recurrence relation दिया जाए और हमें based on the condition theorem 1 apply करना हो तो हम बिल्कुल इसी logic की तरह काम करेंगे और इसे solve करेंगे. Hope you understand. The next one. There is a Fibonacci numbers sequence, an explicit formula for the Fibonacci numbers. We can use theorem 1 to find the explicit formula for the Fibonacci numbers. The sequence of the Fibonacci numbers satisfy the recurrence relation, this format. और हम कई दफ़ा Fibonacci numbers को डिस्कस कर चुके हैं। हमने
रैबिट्स प्रॉब्लम के अंदर भी ये देखा। तो विद द इनिशियल वैल्यू एफ नॉट इक्वल टू 0 और एफ वन इक्वल टू 1, सेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस की तरह। अगर हमें इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले जाओ तो एफ एन माइनस 1 हो जाएगा और उसके साथ माइनस एफ एन माइनस 2। तो अगर हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। क्या मैं इसे आर स्क्वायर माइनस आर अब -1 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ईदर और की दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, और ईदर और के बिहाफ पर ये सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आई एम श्योर कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईदर और किस तरह से किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, तो ईदर और की दो वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें r1 और r2 मिल रहा है। यहाँ पर हमने फैक्टर आसानी से कर लिया था तो हमें r1 और r2 की वैल्यू मिल गई थी। तो दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, तो आर की वैल्यूज मिल गई। अब हमने उसको अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1, वही मैंने किया और दोनों पर पावर nth अप्लाई कर दी, ठीक है। फॉर द सम कांस्टेंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 यूजिंग द इनिशियल कंडीशन f नॉट इक्वल टू 0 एंड f1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी के साथ f नॉट अप्लाई किया, किसी भी नंबर पे 0 1 के बराबर हो जाता है तो ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया? अल्फा 1 एंड अल्फा 2। देखें अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जबकि इनिशियल वैल्यू f0 की क्या है? 0, तो वो मैंने लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन में। सेम स्ट्रैटेजी 2 के लिए किया, इसकी वैल्यू आ गई, तो ये बराबर हो गया हमारे इक्वेशन 2 के। दोनों को सॉल्व करूंगा अलजेब्रिक फॉर्मेट पे, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों की वैल्यूज मिल गई अल्फा 1 और अल्फा 2 की। इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व किया, तो बिहाफ ऑफ दिस इस अल्फा की वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, या वाले इसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बिहाफ ऑफ दिस अब हमें क्लोज फॉर्मेट मिल गया या एक्सप्लिसिट फार्मूला मिल गया हमें रिकरेंस रिलेशन बिहाफ ऑफ द फैबोनिकी नंबर्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1/√5 अल्फा की वैल्यू, जबकि 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 जो है हमारी उस R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है, और ये एक्सप्लिसिट फार्मूला के बिहाफ पर सॉल्व हो गया। द नेक्स्ट थिंग, द थ्योरम 2. The theorem 2 says that let C1 and C2 be the real number with C2 is not equal to 0. Suppose that R square minus C1 R minus C2 is equal to 0 has only one, that is a very important concept, only one root R naught. A sequence A of n is a solution of the recurrence relation. Same recurrence relation almost लिखा गया, ठीक है। If and only if A of n equal to alpha 1 R naught n plus alpha 2 n R naught n, ठीक है, यहाँ पर जो है वो n R naught n है। फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन वेयर अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द कांस्टेंट। तो थ्योरम 2 हमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो रहा है थ्योरम 1 के साथ। हमने थ्योरम 1 पे देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट था, लेकिन वो दो रूट्स वैल्यू दे रहा था और रिकरेंस रिलेशंस के यहाँ पर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के साथ वैल्यूज दे रहा था। यहाँ पर जो रिकरेंस रिलेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म पे वो एक ही रूट दे रहा है, लेकिन जो हमें इफ एंड ओनली इफ के बाद कंडीशन बताई जा रही है वो अल्फा 2 के साथ एन आर ऑफ एन के साथ है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को समझते हैं, हमें मजीद समझ में आएगी ये बातें। तो सबसे पहले तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 6a(n-1 - a(n-2) है, और ये एक बिहाफ ऑफ कंडीशन, ये एक लीनियर होमोजीनियस सीक्वेंस है, और अगर हमें डिग्री देखूं तो इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, और इसकी दो ही इनिशियल वैल्यूज दी गई। तो अगर मैं इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा an-6a(n-2) प्लस 6 9a(n-2). तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पे? फैक्टर बनाया r-3 का स्क्वायर पे, तो r की दो वैल्यूज मिल जाएगी आपको, r1 इज इक्वल टू 3 और r2 इज इक्वल टू -3। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को लेके ही आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सेम है। तो बाय द थ्योरम अब हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा कि a ऑफ n इक्वल टू अल्फा 10, अच्छा जहाँ पर अल्फा 10 और 11 लिखा हुआ, आपकी मर्जी, आप उसे अल्फा 1 और अल्फा 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने 10 और 11 लिखा हुआ है, तो अल्फा 10 प्लस अल्फा 11 n, ठीक है, ये n वो है जो हमारे थ्योरम का था, और ये 3 है जो r की वैल्यू आई है पावर ऑफ n, दैट इज अ जर्नल सोल्यूशन। तो इस जर्नल सोल्यूशन को अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो इनिशियल वैल्यू a01 है, ठीक है, a01 का मतलब ये है कि n की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 कर दूँ तो अंडरस्टूड है ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 एंड अल्फा 11, ये 1 ही वैल्यू रहेगी। जबकि a0 की जो हमें वैल्यूज दी गई है यहाँ पर a0 की वो 1 है। तो बिहाफ ऑफ दिस हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी a0 के लिए, a0 के लिए जो कंडीशन बनेगी 1 के लिए, तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो यहाँ पर भी 1 पुट हो गया। तो अल्फा 10 की वैल्यूज इक्वेशन 1 के बिहाफ पर हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब सेकंड कंडीशन a16 की है, a16 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये पार्ट 6 हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये 1 हुआ था, और बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे। वो वैल्यूज़ जब हमने पुट किया, अच्छा सॉरी,
प्रीवियस पे हमने ज़ीरो वैल्यूज़ ली थी, ए ऑफ ए नॉट जो है वो ज़ीरो है, तो जब मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा इस जगह पर तो ये कंप्लीट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इस पे जब ज़ीरो पुट किया जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, किसी भी नंबर पे ज़ीरो हो तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, अल्फ़ा 10, यही वजह। सेकंड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3 अल्फ़ा 10 प्लस 3 अल्फ़ा 11 इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन 1 कह लें, ये इक्वेशन 2 कह लें, और इससे हम इक्वेशन स्टैटिक कह लें। ठीक है, इन दोनों को हम अलजेब्रिक फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा 11 की वैल्यू 1 मिल गई और अल्फ़ा 10 की वैल्यू 1 मिल गई, दोनों की 1 1 मिल रही है। इस दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने जनरल फॉर्मेट पे पुट किया तो हमें एक्सप्लिसिट फार्मूला मिला ए ऑफ एन इक्वल टू 3n प्लस n3 टू पावर n। दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड कि थ्योरम 2 क्या था और हम उससे किस तरह से क्वेश्चंस में रिजॉल्व कर रहे होते हैं अगर वो इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हो। The theorem 3, let C1, C2 and Ck be the real numbers. Suppose that the characteristics equation this. ठीक है, मेरे पास k number of the C values हैं और उस पर characteristics equation जो है R2k minus C1, RK minus 1, C2, RK minus 2 and so on till to the minus Ck is equal to 0 है, वेयर k हैज़ अ डिस्टेंट रूट। ठीक है, जो k की वैल्यू होगी वो डिस्टेंट यूनिक रूट बना रही होगी R1, R2, RK। देन द सीक्वेंस a ऑफ n इज अ सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। जो a ऑफ n होगा वो सोल्यूशन होगा रिकरेंस रिलेशन का। तो a ऑफ n क्या है, a ऑफ n बिल्कुल वही है जो जर्नल फॉर्मेट था रिकरेंस रिलेशन का, a ऑफ n C1 n-1 n-2 Ck n-k। इफ़ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है और मैं इस चीज़ को प्रीवियस वाले से भी रिकॉल कराता हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर टू अंडरस्टैंड बोथ थिंग। इफ़ एंड ओनली इफ जब बाय कंडीशन की बात आती है, अगर आप थ्योरम 1 पे देखें तो थ्योरम 1 के अंदर हमने इफ़ एंड ओनली इफ पे अल्फ़ा 1 आर एन प्लस अल्फ़ा 2 आर एन देखा था 2 के साथ। फिर हमने थ्योरम 2 के अंदर देखा अल्फ़ा 1 आर एन प्लस अल्फ़ा 2 एन आर एन, और थर्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा 1 आर 1 एन है, फिर अल्फ़ा 2 आर 2 एन है एंड सो ऑन। यानी अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट रूट वैल्यू के साथ यहाँ पर पेयर बना रही है, वेयर n equal to 0, 1, 2, 3 so on and alpha 1, alpha 2 till to the alpha k are the constant term। तो ये थ्योरम थर्ड की बेसिक डेफिनेशन थी कि हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को रीड करते हुए रिकरेंस रिलेशन a ऑफ n को समझते हैं। कब बाय कंडीशनल के बिहाफ पे कब होगा, जब हमारे पास kth नंबर्स के डिफरेंट कांस्टेंट डिस्टेंट रूट वैल्यूज होंगी R1 और R2 के बिहाफ पर। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, बात हमें मज़ीद समझ में आएगी। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से a ऑफ n माइनस 3 a n माइनस 2, ठीक है, थ्री a n माइनस 2 है, फिर माइनस a n माइनस 3। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो रूट वैल्यू के रिस्पेक्ट से ये इसी पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। ये क्वाड्रेटिक के बिहाफ पे नहीं होगा बल्कि उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को कंटेन करेगा, और यही हो रहा है यहाँ पर। अब हम इनिशियल वैल्यूज़ को देखें तो 1, 2, 3 तीन थर्ड ऑर्डर्स के क्वेश्चन हैं, और यहाँ से हम देखें तो n माइनस के और n है, तो n माइनस के और n का मतलब ये है कि लास्ट में 3 वैल्यूज़ बचेगी, तो ऑर्डर 3 होगा। ये हमने राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद प्लेस किया, तो ये +3 होगा, ये भी +3 हो गया, +1 हो गया। तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ, r³ + 3r² + 3r + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स बनाया, फैक्टर बनाने के बाद r + 1 मिला हमें, तो r की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी -1। ठीक है, इट्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइसिटी बाय द 3। ठीक है, जो सोल्यूशन का तरीका होता है। r1 की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हमें थ्योरम थर्ड को अप्लाई करना है सोल्यूशन इक्वेशंस बनाने के लिए। तो मैंने लिखा a ऑफ n इज इक्वल टू अल्फ़ा 10 प्लस अल्फ़ा 11n प्लस अल्फ़ा 12n², और उसके बाद r1 की वैल्यू n। तो r1 की वैल्यू क्या है, -1 ऑफ n। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया गया है ना, अल्फ़ा 1 r1n, अल्फ़ा 2 rn एंड सो ऑन। तो यही चीज़ हमने की हुई, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2n एंड अल्फ़ा 3। मैंने 10, 11, 12 लिखा हुआ, आप 1, 2, 3 लिख सकते हैं। तो दैट इज़ अ जर्नल फॉर्म। अब इस जर्नल फॉर्म को हमें इनिशियल वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करना है। तो इनिशियल वैल्यू a0 की वैल्यू 1 है, तो हम इस वैल्यूज़ को 1 पढ़ेंगे और n की वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे 0। तो ये 0 उसका मतलब है ये कंप्लीट 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया, इस पे 0 प्लेस किया तो ये 1 के बराबर हो गया, और हमारे पास सिर्फ क्या बढ़ गया, अल्फ़ा 10। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हमने यही काम a1 के लिए किया -2 के साथ, तो -2 के साथ हमें ये इक्वेशन मिले। ठीक, फिर हमने a2 की -1 की वैल्यूज़ के साथ सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिला। ठीक है, वेरी सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मेट पे जिस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो 3 इक्वेशंस मिली, तीनों को मैनिपुलेट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मेट पे, तो हमें 3 वैल्यूज़ मिल जाएगी, अल्फ़ा 10, अल्फ़ा 11 और अल्फ़ा 12 की तीनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, 1, 3 एंड -2, और इसे हमने इस
स्टैटिक वाले इक्वेशन में सॉल्व किया, पुट किया, तो हमें एक्सप्लिसिट फार्मूला या फिर क्लोज फॉर्म मिल गया हमें इस क्वेश्चंस का जो रिकरेंस रिलेशन पे दिया गया था. दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरम 3 विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन. ओके, देयर इज एन 2 more क्वेश्चन. फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन पे हमने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर भी हमारी ये बात हुई कि जिसके रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर हमारे पास 1 आ रहा होता है और जो गिवन इनिशियल कंडीशन होती है वो एक ही दी जाती है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो A0 ही हो, वो कोई भी एक कंडीशन दी जा सकती है इनिशियल वैल्यू में. अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन है a ऑफ n इक्वल टू 2an-1, ठीक, जबकि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और A0 की एक वैल्यू हमें दी गई है. तो बिहाफ ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि n-1 और n है, लास्ट में वैल्यू 1 ही बचेगी. तो अगर मैं रूट के फॉर्मेट पे देखूं तो ये +2 है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो r-2 के फॉर्मेट पे मैं लिख सकता हूँ इसे. तो r की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2. थ्योरम 3 अप्लाई करूँगा, k की वैल्यू 1 होगी, तो जो हमारे पास जर्नल फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा a ऑफ n इक्वल टू अल्फा 2 टू पावर n. ये 2 लिया मैंने, इस पर n अप्लाई कर दिया, तो हमें अल्फा के लिए सॉल्व करना है. ये जर्नल सोल्यूशन है. अब अल्फा को फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल वैल्यू ली a0, तो a0 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3. ठीक है, और n की वैल्यू क्या लिखेंगे 0. तो यही किया है मैंने, किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3. तो इस अल्फा की वैल्यू को अगर मैं 3 यहाँ पुट करूँ इस फॉर्म पे, यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, तो अब हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फॉर्म आएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n, विच विल बी द एक्सप्लिसिट और द जर्नल फॉर्मेट ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन. द नेक्स्ट वन, an इक्वल टू an-1. ठीक है, ये डिग्री 1 पर होगा और इनिशियल वैल्यू a0 की दी गई है, ये वैल्यूज वहाँ जाएगी, माइनस हो जाएगी, n-1, r की वैल्यू 1 मिल गई. ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे. k की वैल्यू 1 थ्योरम 3 अप्लाई करते हुए, तो a ऑफ n अल्फा 1 टू पावर n, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करूँगा. तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो इस साइड पे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 0 अप्लाई करूँगा, तो हमें मिल जाएगा 2 अल्फा a टू पावर 0. तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 को अप्लाई किया, ये आ गया हमारा 2 multiply by 1 to power n, but we can simplify this since 1 to n equal to 1 for any n, so our solution is a of n equal to 2 for any n. तो ये जो a of n equal to 2 है, that is a explicit or the close formula of the above question. Hope you will understand कि theorem 1 क्या है, theorem 2 क्या है, theorem 3 क्या है, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को हम किस तरह से with respect to the theorem सॉल्व कर रहे होते हैं. Okay, the last theorem of this session is theorem 4. ठीक है, लिटिल बिट ट्रिकी, अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास C1, C2 एंड C के रियल नंबर्स हैं. सपोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस हमारे पास ये है r टू पावर k माइनस C1 r टू k माइनस 1 टिल टू द वैल्यू ऑफ C ऑफ k दैट इज इक्वल टू 0 हैज़ t डिस्टेंट रूट. t यहाँ पर डिस्टेंट रूट होंगे. द रूट्स वैल्यूज आर r1 r2 टिल टू द वैल्यू ऑफ rt विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 m2 एंड mt रिस्पेक्टिवली. ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइज की वैल्यूज मौजूद होगी m1 m2 और mt रिस्पेक्टिवली के. सो दैट m ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 टिल टू द वैल्यू ऑफ t एंड m1 प्लस m2 प्लस mt इज इक्वल टू k. देन a sequence of a of n is a solution of the recurrence relation of this if and only if. अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हर थ्योरम पे, जब ये रिकरेंस रिलेशन उसी वक्त अप्लाई होगा जब वो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हो. क्या फॉर्मेट होगा? अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 1 1 n प्लस अल्फा 1 m माइनस n टू पावर n m1 माइनस 1 r1. फिर इसी तरह जो फॉर्मेट 1 के लिए चला अब वो 2 के लिए चलेगा. इसी तरह से 3 4 टिल टू द वैल्यू ऑफ t. यही चीज़ हम देख रहे हैं, t तक चीज़ें चल रही हैं. वो n इक्वल टू 0 1 2 3 वेयर अल्फा i j, क्योंकि 1 2 2 0 3 0 इस तरह से वैल्यू चल रही है, यही वजह अल्फा i ऑफ j के साथ लिखा जा रहा है. आर द कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन कंडीशन वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू t एंड j एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन -1. तो ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रीड करेगा. ठीक है, तो ये थ्योरम 4 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ये थ्योरम 4 को यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है a ऑफ n इक्वल टू -3an-1 -3n -2 -an और इनिशियल 3 वैल्यूज़ दी गई है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n-3 और n को देखूँ तो इसकी जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है. ठीक है, तो 3 ऑर्डर्स दिए गए. राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो क्या इस फॉर्मेट पे मैं लिख सकता हूँ? इस फॉर्मेट पे सॉल्व करने के लिए हमने r+1 को जब फैक्टर बनाया तो r की वैल्यूज़ हमें -1 मिल रही है. ठीक है, तो जब ये -1 मिल रही है तो इस बिहाफ पर हम थ्योरम 4 को अप्लाई करते हुए जो इफ़ एंड ओनली इफ़ का फॉर्मेट था
आर अल्फ़ा 1,0 के रिस्पेक्ट से और अल्फ़ा 1,1 और 1,2 उस फॉर्मेट से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सेम चीज़ें लिख दी। जहाँ जहाँ n मौजूद था वहाँ पर हम -1 लिख रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू और उस पर n अप्लाई कर रहे हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, a0 1 है तो मैंने 1 अप्लाई किया, बाकी n की वैल्यू 0 अप्लाई हो जाएगी, तो ये 0, ठीक है, कंप्लीट 0, 1 के बराबर, ये 0 1 के बराबर, ये 0 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर जब मैं 0 अप्लाई करूँगा कंप्लीट 0, यहाँ पे भी कंप्लीट 0, सिर्फ ये पार्ट बच गया। यही वजह कि a0 = 1 = अल्फ़ा 1 0, ये इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। a1 की वैल्यू -2 के लिए जब सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई, फिर हमने a2 को -1 के लिए अप्लाई किया तो थर्ड आ गई। मैनिपुलेशंस करेंगे, मैनिपुलेशन करने के बाद अल्फ़ा 1 0 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 1 की 0 वैल्यू और अल्फ़ा 1 2 की वैल्यूज़ आ गई, तीनों वैल्यूज़ आ गई। तीनों वैल्यूज़ को इस स्टैरिक, इसे मैं स्टैरिक बना लेता हूँ, उसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सप्लिसिट फार्मूला या फिर क्लोज फार्मूला बन जाएगा किसका, इस अबव रिकरेंस रिलेशन का। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिकरेंस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम्स, जो कि रोजन की बुक को फॉलो करते हुए हमने देखा और रोजन की बुक पे मौजूद है। टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल एंड थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि स्पेसिफाइड मैनर पर जो है थ्योरम्स को हम डिस्कस करें और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बुक पे मौजूद हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द लेवल एंड टाइम हम इतनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हमें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो बेस्ड ऑन द थ्योरम हम उसे बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि रिकरेंस रिलेशन क्या है, थ्योरम्स क्या हैं, क्या रूल्स हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि जितनी चीज़ें आप कमिंग डेज़ पे आने वाली हैं वो बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पर हम 8.2 के ही रेस्ट ऑफ द पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, यही वजह कि हम नेक्स्ट पार्ट पे रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।